साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग देखने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप सभी के लिए मैं आज की कड़ी में लेकर आया हूं एक वैज्ञानिक आलोचक जिन्हें कहा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में एक वैज्ञानिक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये वैज्ञानिक आलोचक इनको कहा जाता है। पूछता है कि वैज्ञानिक आलोचक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जो कि एक वैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक आलोचना किया है। याद रखिएगा, एक ही इनके बारे में आता है। वैज्ञानिक आलोचना में जो साहित्य इतिहासकार में रहे हैं वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ये इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, ये साहित्य इतिहासकार, खासतौर से साहित्य के इतिहासकार रहे। ये नहीं कि इतिहासकार में हमने बताया कि जो इतिहास भूगोल पढ़ाते हुए नहीं, बल्कि साहित्य के इतिहासकार रहे हैं। इन्हें वैज्ञानिक आलोचक भी रहे हैं। इनकी ख्याति आलोचक के रूप में, तो ये वैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं, साहित्य इतिहासकार भी माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तथा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ये विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी का जन्म 15 जुलाई सन 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मंडा सुरेड़ा एक जगह है राजस्थान में, मंडा सुरेड़ा। तो मंडा सुरेड़ा में एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है मंडा सुरेड़ा। मंडा सुरेड़ा के रहने वाले, यानी कि इनका जन्म वहीं पे मंडा सुरेड़ा में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी 15 जुलाई सन 1928 ईस्वी, ठीक, इनका जन्म, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का जन्म 15 जुलाई सन 1928 ईस्वी में मंडा सुरेड़ा राजस्थान में हुआ था। इन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा था, बिहारी नाम से गणपति चंद्र गुप्त ने शोध प्रबंध लिखा, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1959 ईस्वी में कराया था। इनका प्रमुख, जो इनकी ख्याति का कारण बना ये ग्रंथ, तो इनका ख्याति प्राप्त कराने वाला प्रमुख ग्रंथ इनका जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह 2 खंडों में, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1965 ईस्वी को कराया था। तो ये इनकी ख्याति का प्रमुख कारण है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये इन्होंने हिंदी साहित्य पर इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने जो रिसर्च किया था, इसको इसी में इन्होंने लिखा, और इसी इतिहास ग्रंथ का, साहित्य इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित करवाया था। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह ग्रंथ किसका है? तो याद रखिएगा, सीधे वैज्ञानिक हमने बता ही दिया, वैज्ञानिक आलोचक है तो इतिहासकार भी है ये। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास केवल एक ही आलोचक हमने बताया, कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1965 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें कितने खंड हैं? तो 2 खंडों में है। तो एक बार फिर दोहरा देता हूं कि यह वैज्ञानिक आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। यह कुरुक्षेत्र और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। इनका जन्म 15 जुलाई सन 1928 ईस्वी में मंडा सुरेड़ा राजस्थान में हुआ था। इन्होंने शोध प्रबंध बिहारी 1959 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। बिहारी पर इन्होंने शोध किया था। ठीक है, तो इनके बारे में जो इनका जो ग्रंथ रहा है, इनकी प्रसिद्धि का कारण बना, वो है इनका हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो आइए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया, कितने कालों में बांटा है और किन किन कालों का क्या क्या नाम दिया है। तो इसको आइए मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों, आप सभी को इनका जो हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण रहा, इन्होंने किस प्रकार से किया है, तो उसके बारे में जान लीजिए।
इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बाँटा है। तो साहित्य इतिहास का साहित्य लिख लीजिए, साहित्योइतिहास इतिहास का वर्गीकरण। अब किस साहित्य का? हिंदी साहित्य का, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये वैज्ञानिक आलोचक हैं, ठीक। इनकी विशेषता ये इतिहासकार हैं, हमने बता ही दिया। इतिहासकार भी रहे हैं, ये कुलपति भी रहे हैं। कुलपति कहाँ कहाँ के रहे हैं? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, कुरुक्षेत्र प्लस हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के ये कुलपति भी रहे। इनका जन्म उन्होंने बताया 15 जुलाई सन 1928 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका लिख लीजिए यहाँ, 15 जुलाई 1928 ईस्वी। कहाँ पे हुआ? सुराड़ा, राजस्थान, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था? 15 जुलाई, ठीक है, 1928, सुराड़ा राजस्थान में पड़ता है, सुराड़ा राजस्थान में। इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। वर्गीकरण लिख दिया हूं, तो वर्गीकरण ही कराने जा रहा हूं, मैंने इतना लिख दिया, आप लिख लीजिए। इनका जन्म, हटाइए यहाँ से, हटा देते हैं, ठीक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त वैज्ञानिक आलोचक, इतिहास और कुलपति भी रहे हैं। कुरुक्षेत्र हिमाचल के कुलपति रहे। 15 जुलाई 1928 को इनका जन्म सुराड़ा में, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वर्गीकरण इन्होंने जो किया है, किसमें वर्गीकरण है? तो इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास का, साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य गलत लिख रहा हूं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक। इसको ये 2 खंड में है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसको बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में इन्होंने लिखा है। इसका प्रकाशन इन्होंने 1965 ईस्वी में कराया था। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आचार्य या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, ठीक है। अब आइए, इसको लिखना तो लिख लीजिए। आगे हम इनका वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ हटाइए इसको। इसी ग्रंथ का में इन्होंने वर्गीकरण जो किया, वो कैसे कैसे किया, याद रखिए, बता दे रहा हूं। इन्होंने कुल 4 भागों में बांटा है। इनका वर्गीकरण 4 भागों में है, 4 भाग। पहला इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, जो हिंदी साहित्य के जो प्राचीन काल का जो नाम दिया है हिंदी साहित्य का, उसे इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? प्रारंभिक, प्रारंभिक काल नाम दिया है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को या आदि काल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। इस प्रारंभिक काल को इन्होंने उन्मेष काल भी नाम दिया है। उन्मेष काल, प्रारंभिक काल को इन्होंने उन्मेष काल कहा। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास का जो वर्गीकरण किया, उन्होंने उसमें हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया है। तो प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम किसने दिया था? गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। तो इन्होंने प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, इसका समय इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 तक, इसका समय जो उन्होंने रखा है 1184 ईस्वी से
1350 ईस्वी तक। ये विक्रम संवत नहीं बल्कि ईस्वी में है। इसको विक्रम संवत बदलना हो तो बदल लीजिएगा। बदलना ना है तो हमारा सबसे पहली वीडियो हमारी है जिसमें मैंने सन आदि के बारे में बताया है। आप जान लीजिए कैसे बदलते हैं विक्रम संवत में। तो प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल या आदि काल को इन्होंने क्या कहा है? प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया है। इसका समय इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी सन तक इन्होंने इसका समय रखा है। इस प्रारंभिक या उन्मेष काल को गणपति चंद्रगुप्त ने दो भागों में, दो उपभागों में बांटा है। ठीक है, साहित्य के आधार पर इन्होंने दो उपभाग किया है। पहला का नाम इन्होंने दिया है धार्मिक। पहले भाग में इन्होंने जो रखा है धार्मिक रास काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा। ठीक है, तो पहला भाग जो उन्होंने प्रारंभिक काल में इन्होंने धार्मिक रास काव्य परंपरा को इन्होंने रखा है। शुरुआती दौर में इन्होंने धार्मिक रास काव्य परंपरा, यानी कि इसमें जो रास ग्रंथ रहे हैं, कौन से रास ग्रंथ? वो भी जैन साहित्य के। ठीक है, जो जैन साहित्य का रास ग्रंथ रहा है उसी को इन्होंने इसमें शामिल किया। जैन साहित्य का रास ग्रंथ को इन्होंने सबसे प्राचीन में पहले भाग में इन्होंने धार्मिक रास काव्य परंपरा संबंधित जितने साहित्य रहे हैं, कौन के किसके? जैन साहित्य की धार्मिक रास काव्य परंपरा के जितने साहित्य हैं उसको इन्होंने पहले भाग में शामिल किया है। उसका दूसरे भाग को इन्होंने क्या नाम दिया है? दूसरे भाग को इन्होंने संत काव्य नाम दिया है। संत काव्य, तो जितने संत रहे हैं, संत आदि, उनके बारे में इन्होंने संत काव्य नामक धारा में, संत काव्य जो उपवर्ग किया, उस उपवर्ग में संत काव्य के ऊपर संत साहित्य। ठीक है, संत साहित्य को इन्होंने रखा है। तो इस खंड में, यानी कि प्रारंभिक काल, यानी कि गणपति पूछता है कि गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य के प्राचीन काल को क्या नाम दिया? तो प्रारंभिक काल नाम दिया, जिसको इन्होंने उन्मेष काल नाम से कहा, पुकारा है। उन्मेष काल का समय इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रखा है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको दो उपभाग में बांटा है। पहला उन्होंने रास परंपरा की, धार्मिक रास काव्य परंपरा, जो धार्मिक रास काव्य परंपरा जैन साहित्य के जो इतने साहित्य रहे उसको इन्होंने रखा है खास तौर से। दूसरे में इन्होंने संत काव्य रखा है। दूसरे का नाम इन्होंने संत काव्य, जिसमें संत साहित्य को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, तो ये इनका पहला काल इन्होंने इस तरह से वितरण या वर्गीकरण किया। इसको लिख लीजिए। अभी मिटा कर फिर ऊपर से हम आपको एक एक करके लिखते चले जाते हैं। वीडियो रोक करके मिटाने जा रहे हैं। ठीक, ये दोस्तों हमने मिटा करके लिख दिया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें उसको दो खंडों में प्रकाशित कराया था 1965 में। तो ये वर्गीकरण इसका दो, पहला वर्गीकरण है प्रारंभिक काल बता दिया। प्रारंभिक काल को इन्होंने उन्मेष काल नाम दिया है, जिसमें उन्मेष काल को इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी, 1184 से 1350 ईस्वी तक इसका समय इन्होंने रखा। इसको दो उपभाग में बांटा। एक रास काव्य परंपरा साहित्य जो रही है, धार्मिक रास काव्य परंपरा रही है, जिसमें जैन साहित्य को रखा। दूसरा संतों की वाणी, जिसमें संत साहित्य रखा है, संत काव्य नाम दिया है। अब दूसरा इन्होंने दूसरे काल को इन्होंने जो दूसरा वर्गीकरण किया मध्य काल को, तो मध्य काल के बारे में दूसरे काल को इन्होंने मध्य, यानी कि जो मध्य काल रहा है उसका इन्होंने वितरण क्या किया है। ठीक है, तो मध्य काल को इन्होंने विकास काल, ठीक है, मध्य काल या विकास काल इन्होंने नाम दिया है, विकास काल। ठीक, तो मध्य काल को इन्होंने विकास काल नाम दिया, मध्य काल या विकास काल नाम दिया है इन्होंने। ठीक है, इस विकास काल को इन्होंने उत्कर्ष काल कहा है, उत्कर्ष काल। तो पहला हमने बताया था कि उन्मेष काल नाम दिया, पहले को प्रारंभिक काल को इन्होंने
उन्मेष काल, प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा है, और मध्य काल को इन्होंने विकास काल या उत्कर्ष काल कहा। जो मध्य काल है, यह मध्य काल या विकास काल, ठीक, मध्य काल या विकास काल, इसको उन्होंने उत्कर्ष काल नाम दिया। तो याद रखिए, विकास काल किसने कहा? तो इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने। उत्कर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त ने। तो इन्होंने मध्य काल को उत्कर्ष काल नाम से दिया है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि किसने मध्य काल को विकास काल या उत्कर्ष काल कहा है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने मध्य काल को विकास काल या उत्कर्ष काल नाम दिया है, ठीक है। तो आइए, इसके भी इन्होंने उपभाग किए हैं, उपखंड किए हैं। तो कौन कौन से उपखंड हैं? इन्होंने इसमें 3 खंडों में इन्होंने रचना जो साहित्य रहे हैं, इसमें 3 खंडों में इन्होंने बांट करके अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह के साहित्यों को इन्होंने रखा है। तो कौन कौन से? पहला जो खंड इन्होंने किया, इसके उपभाग यानी कि खंड या उपभाग किया, जिसमें इन्होंने धर्म आश्रित काव्य को रखा है। पहले में इन्होंने धर्माश्रित काव्य, इन्होंने पहले में इन्होंने धर्म आश्रित यानी कि जो धर्म संबंधी जो काव्य हैं, तो पहले खंड में इन्होंने रखा। दूसरे में राज्य आश्रित काव्य, जो राज्यों में रख रहे हैं कि ये धर्म के लोगों ने, ठेकेदारों ने लिखा। दूसरे राजा के दरबार में रह करके राज्य संबंधी जो काव्य लिखे गए, ठीक है, उनको राज्य आश्रित काव्य में रखा। राज्य आश्रित काव्य, ठीक है। राज्य आश्रित काव्य यानी कि उन्होंने जो उपभाग बनाया, तो उन्होंने मध्य में यानी कि उपभाग में जो इन्होंने उपभाग एक धर्म आश्रित काव्य को रखा, एक खंड बनाकर राज्य आश्रित काव्य को रख दिया, तीसरा लोक आश्रित काव्य को, तीसरा अंतिम को इन्होंने लोक आश्रित काव्य। लोक आश्रित मतलब जो लोक में आम जन, ठीक है, आम जनता द्वारा जो किया जाता था, जो लोक में यूं ही निकल आते थे, या लोग छोटे छोटे लोग किया करते थे, बहुत मशहूर नहीं हुआ करते थे, उनके जो काव्य हुआ करते थे, उनको इन्होंने तीसरे भाग में रखा। तो पहला धर्म आश्रित काव्य, दूसरा राज्य आश्रित काव्य, तीसरा लोक आश्रित काव्य। इन्होंने मध्यकाल को 3 उपभाग में बांटा, जिसका नाम इन्होंने विकास काल या उत्कर्ष काल, पहला का नाम इन्होंने उन्मेष काल रखा, दूसरा का मध्यकाल को इन्होंने विकास काल या उत्कर्ष काल नाम दिया है, ठीक है। इसी मध्यकाल को मध्यकाल के जो समय इन्होंने रखा, वो 1350 से 1600 तक रखा है। इन्होंने 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक इन्होंने इसका समय रखा है। मध्यकाल का समय या उत्कर्ष काल का समय 1350 से 1600 ईस्वी तक का समय इन्होंने रखा। इसी मध्यकाल को इन्होंने उत्कर्ष काल या चरमोत्कर्ष काल भी कहा है। चरमोत्कर्ष काल, ठीक है, इसे चरमोत्कर्ष काल भी नाम दिया है। तो चरमोत्कर्ष काल इन्होंने ये 1350 से 1500 तक है ना, तो ये 1500 ईस्वी के आसपास के काल को इन्होंने चरमोत्कर्ष काल कहा, याद रखिएगा। तो उत्कर्ष काल या चरम उत्कर्ष काल, तो 1500 के आसपास की जो काल रहा है, यानी कि 1350 से 1600 तक रहा है वहां, ठीक है। तो जो 1600 के आसपास 1500 के बाद की स्थिति रही है, उसको इन्होंने चरम उत्कर्ष काल, यानी कि उसका जो पहला काल रहा है वो उत्कर्ष काल। तो इन्होंने मध्य काल को विकास काल या उत्कर्ष काल नाम दिया है, और प्राचीन काल को ना प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम दिया है। तो मध्य काल को विकास काल या उत्कर्ष काल या चरमोत्कर्ष काल कहा है। इसमें 3 उपभाग किया है। पहले में धर्म आश्रित, जो धर्म संबंधित ग्रंथ साहित्य रहे उनको लिखा है, उनको रखा है। दूसरे में राज्य आश्रित काव्य, जिनमें राज्य आश्रित राजा के दरबार में लिख के जो राजा संबंधित काव्य लिखे गए उनको रखा है। इसके बाद लोक आश्रित, जो आम जनता द्वारा लिखा गया, लोक में लिखा गया, जन जन में लिखा गया, उन काव्यों को तीसरे वर्ग में इन्होंने रखा, ठीक है। ये 2 भाग हो गए, हमने बताया कुल 4 भागों में इन्होंने बांटा है। आइए तीसरे भाग के बारे में जानते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण उन्होंने किया है उसके बारे में जान लीजिए। तीसरा वर्गीकरण उन्होंने जो किया है उसको उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। उत्तर
मध्यकाल, ठीक है। तीसरे वर्ग को इन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने 1600 से 1857 तक रखा है। 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रखा है। 1600 से 1857 ईस्वी तक का काल इन्होंने उत्तर मध्यकाल रखा। इसका नाम इन्होंने रखा, जैसे हमने बताया ना, पहला का नाम इन्होंने उन्मेष काल दिया, दूसरा का उत्कर्ष या चरमोत्कर्ष काल, तीसरे काल को इन्होंने अपकर्ष काल कहा है। इस तीसरे को इन्होंने अपकर्ष काल, ठीक है, तीसरे काल को इन्होंने अपकर्ष काल कहा है। अपकर्ष काल, तीसरे काल को अपकर्ष काल, प्रारंभिक काल को इन्होंने उन्मेष काल, मध्य काल को इन्होंने उत्कर्ष या चरमोत्कर्ष काल तथा उत्तर मध्य काल को इन्होंने अपकर्ष काल नाम दिया। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। तो ये कई बार पूछा, याद रखिएगा, बार बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपकर्ष काल किसने, किस काल को इन्होंने कहा? तो उत्तर मध्य काल, यानी कि सीधे सीधे रीति काल को, ठीक है। उत्तर मध्य काल यानी कि यही रीति काल या श्रृंगार काल को, रीति काल या श्रृंगार, रीति काल या श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, ठीक है, रीति काल या श्रृंगार को इन्होंने उत्तर मध्य काल नाम से कहा, जिसको उन्होंने अपकर्ष काल कहा, याद रखिएगा, ये इनका दिया हुआ नाम है, अपकर्ष काल, ठीक है। अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया है, ठीक है। अब आइए चौथा नंबर जो अंतिम है वो आधुनिक काल के बारे में जानते हैं। इतना लिख लीजिए, मिटा करके ऊपर से फिर हम आते हैं, ठीक है। वीडियो रोक करके मिटा दे रहे हैं। अब आइए इनका चौथा जो विभाग किया इन्होंने, वर्गीकरण में चौथा जो वर्गीकरण उन्होंने किया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, उसके बारे में जानेंगे। उसमें उन्होंने नाम रखा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, चौथे के इन्होंने आधुनिक काल का समय इन्होंने 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी से अब तक रखा है। अब तक के काल को इन्होंने रखा है इसमें, आधुनिक काल में, ठीक है। आधुनिक काल को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 2 4 2 5। तो आधुनिक काल को इन्होंने कौन कौन से भाग में बांटा है? पहला भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, दूसरा जो नाम दिया द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, तीसरा का समय इन्होंने दिया क्या? छायावाद युग, छायावाद युग, चौथा जो नाम दिया इन्होंने प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, पांचवा इन्होंने जो नाम दिया वो प्रयोगवाद युग कहा, प्रयोगवाद युग, ठीक है। ये आधुनिक काल को गणपति चंद्रगुप्त ने 5 भागों में बांटा, ठीक। अब आइए इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम गणपति चंद्रगुप्त जी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में खत्म कर दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, रोकने जा रहा हूं वीडियो। आइए विशेष नोट लिख लीजिए, ठीक है। विशेष, विशेष क्या है कि इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने जो राम काव्य परंपरा है, इन्होंने राम काव्य परंपरा, जो राम काव्य परंपरा है, इस परंपरा को गणपति चंद्रगुप्त ने जो इस इस परंपरा का जो नामकरण इन्होंने किया है, उसका आधार कहाँ से लिया है जान लीजिए। तो गणपति चंद्रगुप्त ने राम काव्य परंपरा धारा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए इन्होंने इसको क्या कहा? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, ठीक है। हमने कहा ना वैज्ञानिक आलोचक है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए, ठीक है,
गणपति चंद्रगुप्त ने राम काव्य परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए, ठीक है, इसका नामकरण पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा पर किया था। जो इसका नामकरण, ठीक है, इसका नामकरण पौराणिक, याद रखिएगा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, ये पूछता है इस तरह से, प्रबंध काव्य परंपरा, याद रखिएगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि इन्होंने, गणपति चंद्रगुप्त ने पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा पर राम काव्य परंपरा का नामकरण किया था। यह बात सही है गलत है? यह बात सही है। तो पौराणिक काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा पर इन्होंने राम काव्य परंपरा का इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है। अब इन्होंने किस हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना है? ठीक है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना है? यह शालिभद्र सूरी को माना है। प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना है, किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक, एक विशेष ये जान लीजिए, बार बार पूछता है यह कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने, या शालिभद्र सूरी को किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस तरह से आप रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी को अलग अलग पाएंगे। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा कि किस इतिहासकार ने क्या क्या, किन किन कवियों को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो याद रखिएगा, अभी गणपति चंद्रगुप्त जी का प्रकरण चल रहा है, इसी में मैं बता दे रहा हूँ कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, इन्होंने साहित्य विज्ञान पर विषय पर डिलीट, ठीक है, इन्होंने जो साहित्य विज्ञान इन्होंने लिखा था, ठीक है, साहित्य विज्ञान पर ये ज्यादा से ज्यादा लिखते थे। इनकी विशेषता क्या है? ये जो विज्ञान का साहित्य हुआ ना, विज्ञान साहित्य, ठीक है, विज्ञान साहित्य पर ये साहित्य लिखा करते थे। ठीक है, तो इसी पर विज्ञान, साहित्य विज्ञान पर ही इनको डिलीट की उपाधि मिली थी। डिलीट की उपाधि पूछता किस पर इनको मिला गया था? तो साहित्य विज्ञान पर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को डिलीट की उपाधि दिया गया था, साहित्य विज्ञान पर। ठीक है, ये साहित्य विज्ञान के साहित्य पर लिखा करते थे। इन्होंने इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ में विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा कर हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या किया गया है। इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ में विकासवादी सिद्धांत, इन्होंने जो अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें सिद्धांत कौन सा इन्होंने लिखा है? किस सिद्धांत पर लिखा है? ये विकासवादी, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उन्होंने किस पर लिखा है? विकासवादी सिद्धांत पर लिखा। विकासवादी सिद्धांत सीधे सीधे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो विकासवादी सिद्धांत पर इन्होंने साहित्य विज्ञान पर चर्चा किया, इन्होंने शोध किया, इस पर डिलीट की उपाधि दी। ये इनका जो साहित्य इतिहास का जो सिद्धांत रहा वो विकासवादी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने जो सिद्धांत अपनाया उन्होंने वो विकासवादी वैज्ञानिक सिद्धांत उन्होंने अपनाया था। मैंने पहले ही बता दिया कि गणपति चंद्रगुप्त एक वैज्ञानिक आलोचक रहे हैं। तो ये आधे घंटे के में लगभग गणपति चंद्रगुप्त की वीडियो हमने एक ही में बना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके बारे में जितना पूछता है वो वर्गीकरण के बारे में ही पूछता है। तो आधे घंटे के लगभग बनी है ये वीडियो, हमने तैयार कर दिया। आज गणपति चंद्रगुप्त को लोग आप पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है? थोड़ी सी रह गई है वीडियो, गणपति चंद्रगुप्त की रचनाएँ, इसको पार्ट 2 में बताने से अच्छा है कि मैं इसी में पूरा कर देता हूँ। चलिए ठीक है। आइए, सोचा था कि सेकंड में करेंगे, लेकिन अब आइए इसी में पूरा कर देते हैं। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचनाओं के बारे में जान लीजिए। इनकी रचनाएं, जो प्रमुख रचना है कौन सी है? साहित्य विज्ञान, साहित्य विज्ञान, दूसरी इनकी प्रमुख रचना है कौन? रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, पुनर्विवेचन, पुनर्विवेचन। तो रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन इनका ग्रंथ है, इनका गणपति चंद्रगुप्त का। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा है, महादेवी नया मूल्यांकन, महादेवी नया मूल्यांकन, नया मूल्यांकन, नया मूल्यांकन, महादेवी नया मूल्यांकन इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार पूछा भी है, याद रखिएगा। साहित्यिक निबंध, चौथा है साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध। हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा, हिंदी साहित्य में, साहित्य में श्रृंगार परंपरा इनका प्रमुख ग्रंथ है। हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा। महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी भी ग्रंथ इन्होंने लिखा। श्री सत्य साईं बाबा, श्री सत्य साईं बाबा, श्री सत्य साईं बाबा व्यक्तित्व एवं संदेश, व्यक्तित्व एवं संदेश, यह संदेश है, ठीक है? व्यक्तित्व एवं संदेश, यह प्रमुख ग्रंथ इनका है। इनका गणपति चंद्रगुप्त का, याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन सा लिखा? साहित्य विज्ञान, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, साहित्यिक निबंध, गणपति चंद्र, हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा, गणपति चंद्र, महाकवि बिहारी, गणपति चंद्र, श्री सत्य साईं बाबा व्यक्तित्व एवं संदेश। इसके बाद शिरडी साईं बाबा दिव्य महिमा, शिरडी साईं बाबा, साईं बाबा दिव्य महिमा, दिव्य महिमा, शिरडी बाबा साईं, शिरडी साईं बाबा दिव्य महिमा इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, नौवां है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, ठीक है? भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। थोड़ा और नीचे कर दे रहे हैं कैमरा, दूसरा और पूरा हो जाएगा। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, ठीक है? ये चमक आ रही थी, हमें बंद कर दिया, आप दिख रहा है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है? हिंदी साहित्य का विकास, साहित्य का विकास,
ठीक है। हिंदी साहित्य विकास नाम से रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा था, याद रखिएगा। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखा है। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का विकास ये गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का विकास। आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं, अगला ग्रंथ है आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। आदि काल की प्रामाणिक रचनाएं। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं, थोड़ा और नीचे कर दे रहे हैं, तो लिख लीजिए। तो आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? खास तौर से साहित्य विज्ञान, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, साहित्य निबंध, साहित्यिक निबंध, साहित्य निबंध नहीं बल्कि साहित्यिक निबंध, हिंदी साहित्य में श्रृंगार परंपरा, महाकवि बिहारी, श्री सत्य साईं बाबा, व्यक्तित्व एवं संदेश, शिरडी साईं बाबा, दिव्य महिमा, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास तथा आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। दोस्तों, ये हमने गणपति चंद्र गुप्त के बारे में पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है। अब आप सभी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो है राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।